हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट 2, मतलब सेकेंड वीडियो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पहले आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट 2 है उसका कंटिन्यूएशन है। पार्ट 1 में मैंने बेसिक समझाए हैं, कुछ बैकग्राउंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझने से पहले कुछ बैकग्राउंड, कुछ बेसिक चीज़ें समझनी ज़रूरी है, तभी हमको इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। और वो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने समझाई। और आपको इस वीडियो में भी शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेवेंट ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो हो सकता है चांसेस कि आप बीच में कुछ चीज़ समझ पाओ, कुछ चीज़ें नहीं समझ पाओ। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चालू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है। वहीं से हम फिर से चालू करते हैं। एक और बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है। इट्स एन इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें लैक्स ऑफ पीपल हैव पार्टिसिपेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में लैक्स ऑफ पीपल ने, मतलब हर एक कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया के कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यूके, यूएस, सभी कंट्रीज़ के कुछ कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है? उनके सैम्पल्स को कलेक्ट करके जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है उनके 23 क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस किया गया। मतलब उनके शरीर में 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मतलब टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं। उनके हर एक क्रोमोसोम्स में पाए जाएंगे, हर एक क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा एक एक डीएनए। मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिएगा। हर एक क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा एक एक डीएनए, ठीक है। और हर एक डीएनए के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट, जिसे हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, जिसे हम ऑर्डर बोल सकते हैं, जिसे हम पैटर्न बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं, जो पैटर्न होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल का। मेरा सीक्वेंस हो सकता है न्यूक्लियोटाइड्स का अलग हो, आपका कुछ और हो। मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस या अरेंजमेंट जो भी कहो, वो अगर डिफरेंट होगा तभी हमारे डीएनए चेंज होते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो भले ही न्यूक्लियोटाइड्स सेम ही न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब आपका भी न्यूक्लियोटाइड सेम होगा, मेरा भी न्यूक्लियोटाइड सेम होगा, ऐसे सभी लोगों की न्यूक्लियोटाइड सेम है, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से हमारे डीएनए में चेंजेस आते हैं। तो यही जो चीज़ थी वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये पूरे के पूरे 23 क्रोमोसोम में अगर एक एक क्रोमोसोम को ले लो तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा, हर एक क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा एक एक डीएनए। और हर एक डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा? बहुत सारे जीन्स पाए जाएंगे। पिछले वीडियो में पढ़ा था, हर एक डीएनए के अंदर पाया जाएगा बहुत सारे जीन्स। अब हर एक जीन के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट, और वही न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट को रीड करने का जो प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च जो हम बोलते हैं, वही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई होप अगर आपने इतना अच्छे से ध्यान से सुना होगा ना तो सारी चीज़ें से कवर हो गई होगी। अब अगर आप पूछोगे कि न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज करना तो समझ गए, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है, तो जल्दी से हम समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली में होते क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स को समझने से पहले न्यूक्लियोटाइड्स आया कहाँ से ये जानेंगे तो सीक्वेंसली आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो शरीर में जैसे बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। या आपको पता है, हर एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। हर एक न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है चेन या फिर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब यही है कि पॉलीमर या फिर चेन, किसी सीक्वेंस चेन को हम बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के चेन को हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब तो चेन या फिर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स किससे बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना होता है? तो वो बना होता है नाइट्रोजनियस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट तो आप समझ गए होंगे। नाइट्रोजनियस बेस का मतलब क्या होता है? सो नाइट्रोजनियस बेस मतलब 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है डीएनए में, जिसे हम बोलते हैं एडेनाइन, थायमिन, ग्वानाइन एंड साइटोसिन। अगर ये इन केस ऑफ आरएनए होता तो यहाँ पे थायमिन हटके यूरासिल हो जाता। डीएनए में थायमिन यूज़ किया जाता है यूरासिल के जगह पे। ठीक है, और यही था न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एडेनाइन, थायमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट इधर उधर हो जाते हैं। जो सीक्वेंस ऑर्डर होते हैं वो उसके हिसाब से डीएनए जो होती है वो चेंज होती रहती है। यही है न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट जो सीक्वेंसिंग में, जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज़ किया जाता है। सो मैंने आपको जो समझाया उसी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ओके, हमने न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो हमने पढ़ लिया है। न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है, उसके अरेंजमेंट को रीड करना ही एक्चुअली में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। तो हमने ये पढ़ लिया है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, ATGCC, एडेमिन, थायमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन और एक और साइटोसिन। तो ये एक सीक्वेंस है मान लो। इस सीक्वेंस का कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल, इंसुलिन प्रोडक्शन करने का, अगर पैनक्रियाटिक सेल में इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है तो हमारी बॉडी को एक जस्ट लाइक कमांड दिया जाएगा कि हाँ अब इंसुलिन को प्रोड्यूस करो। तो वो कौन देता है? हमारे डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पहले से ही बने हुए होते हैं जो ये ऑर्डर देंगे कि हाँ अब इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाए। मान लो अगर ATGCC ये जो सीक्वेंस है, इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, मान लो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, तो यही सीक्वेंस हमारी बॉडी में बताया जाएगा कि हाँ अब इंसुलिन को प्रोड्यूस करो। तो ये जो सीक्वेंस है, मैं इंसुलिन का एक एग्जांपल बता रही हूँ। हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट होता है वो यूनिक होता है, और हर एक अरेंजमेंट का जो न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड अरेंज करने के बाद कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं फंक्शनल डीएनए। ठीक है, अगर मान लीजिए ATGCC ये एक सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस का कोई ऐसा कोड हो, मतलब इस सीक्वेंस का मतलब हो, अगर मान लो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, तो दैट मीन्स ये एक कोड हो गया इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। मान लीजिए इसी न्यूक्लियोटाइड्स का इधर उधर करके कुछ और एक सीक्वेंस तैयार कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए CTAGC, ऐसा कर दिया जाए, तो सेम तो न्यूक्लियोटाइड्स का यूज ही है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाए। तो अगर ऐसा कोडिंग किया जाए तो हो सकता है इसका कुछ और फंक्शन हो। तो हर एक सीक्वेंस का कुछ अरेंजमेंट का, ऑर्डर का, न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर का कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अगर वो हमारी बॉडी में फंक्शन करे तो उसे बोलते हैं फंक्शनल डीएनए। लेकिन ऐसे भी डीएनए होते हैं जो कि ऐसे सीक्वेंस कुछ भी कर दो, मान लो न्यूक्लियोटाइड्स को इधर उधर अरेंज कर दो, लेकिन उसका कुछ मीनिंग ही निकल के ना आए, मतलब कोई ऐसा फंक्शन ही निकल के ना आए जो परफॉर्म कर सके, उसे हम बोलेंगे जंक डीएनए। मतलब बॉडी में कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना हो तो फंक्शनल डीएनए, उसके लिए कोई जैसे कुछ ऐसी पर्टिकुलर कोडिंग्स होती हैं, सीक्वेंस होती है कि हाँ ऐसा सीक्वेंस हो तो ऐसा फंक्शन करो, वैसा सीक्वेंस हो तो वैसा फंक्शन करो। उसके हिसाब से, कोडिंग के हिसाब से हमारी बॉडी में कमांड मिलता है और हमारी बॉडी वैसे फंक्शन करती है। मान लो ऐसा कोई फंक्शन ना परफॉर्म हो रही हो
ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे जंक डीएनए। जैसे जंक डीएनए कुछ भी ऐसे सीक्वेंस होंगे तो न्यूक्लियोटाइड के ऐसे ही अरेंजमेंट्स, लेकिन अगर उस अरेंजमेंट का कोई मीनिंग ही ना हो, कोई कोडिंग का कोई मतलब ही ना हो, तो उसे हम कहेंगे जंक डीएनए। ओके, सो अब जो डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है, जो जीनोम को सीक्वेंस किया जाता है, उसके लिए एक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, उसका नाम है डीएनए सीक्वेंसर। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, तो ये एक सीक्वेंस में एक एक करके ये सीक्वेंस को रीड करेगा। मान लो ए है, उसके बाद टी आता है, जी आता है, सी आता है, मान लो ये पूरे सीक्वेंस को रीड कर लिया। उसके बाद वो सीक्वेंसर समझ जाता है कि हाँ ऐसा सीक्वेंस है, एक के बाद ये, ए के बाद टी आएगा, जी आएगा, अगर ऐसा सीक्वेंस होगा तो ऐसा परफॉर्म करेगा फंक्शन हमारी बॉडी में, वैसा सीक्वेंस इस तरीके से सीक्वेंस होगा तो दूसरी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो एक्चुअली में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का काम होता है कि हमारी जितने भी लोग हैं, लैक्स ऑफ लोगों का जो सैम्पल टेस्टिंग किया गया, जीनोम सीक्वेंस किया गया, वो वर्ल्ड वाइड किया गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड में लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग है। जैसे मान लो इंडियंस हैं, इंडियंस अफ्रीकन से अलग दिखते हैं, अफ्रीकन्स हमसे इंडियन से अलग दिखते हैं, वैसे यूएस अलग दिखते हैं, यूएस वाले, यूके वाले अलग, मतलब हर एक लोगों की पर्सनैलिटी उनकी यूनिक है, ना कि सिर्फ पर्सनैलिटी, उनके हर एक फीचर्स अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होते हैं हर एक कंट्रीज़ के। तो दैट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटीज, उनके शरीर के अंदर के जो डीएनए के अंदर के जो जेनेटिक कंटेंट है वो डाइवर्स होने की वजह से हमें उसको सीक्वेंस करना, उसको रीड करने की ज़रूरत आ जाती है। क्योंकि हो सकता है जैसे मान लीजिए मेरा जो हम इंडियंस हैं, हम जैसे इंडियंस हैं, हमारे जो हेयर हैं वो ब्लैक हैं, तो जैसे यूएस यूके लोगों के हैं वो उनके हेयर ब्राउन है। तो ये जस्ट बिकॉज हमारे बाल जो हैं वो काले हैं, ब्लैक हैं, उनके ब्लॉन्ड कलर के हैं। क्यों? क्योंकि उनके जेनेटिक कंटेंट होंगे, उनके डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि मान लो ऐसे सीक्वेंस हों तो इसका मतलब ब्लैक हेयर वाले पाए जाएंगे, अगर वैसा न्यूक्लियोटाइड्स का कुछ और सीक्वेंस हो तो उसका मतलब ब्लॉन्ड हेयर पाए जाएंगे। मैं सिर्फ हेयर का एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो कोई भी फीचर्स हो, कोई भी पर्सनैलिटी का कोई यूनिक फीचर हो, या फिर इवन शरीर बॉडी के अंदर भी कुछ भी ऐसे जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो जस्ट बिकॉज उनके डीएनए के अंदर कुछ ऐसे यूनिक न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट होंगे जो डिफरेंट होंगे दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को, तो उससे क्या होगा कि हम सीक्वेंस कर पाएंगे, हमें समझ में आएगा कि हाँ आगे चल के इंडियंस के बॉडी में इंडियंस के जेनेटिक कंटेंट इस तरीके से होने की वजह से उनको इस तरीके के मेडिसिन बनाने की ज़रूरत है उनके लिए, इंडियंस के लिए, यूके वालों के, यूएस वालों के, हर एक कंट्रीज़ के। जैसे आप सुनते आए होंगे कि अफ्रीकन्स जो होते हैं उनके जो वहाँ पे जो डिजीज़ेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जस्ट बिकॉज डिजीज़ेस होते हैं ये अफ्रीकन्स के। हो सकता है कि उनके जेनेटिक कंटेंट, जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिस वजह से वहाँ पे अफ्रीका में ऐसे डिजीज़ेस डिस्कवर किए जाते हो। तो पहले ऐसे सीक्वेंस को रीड करना पड़ेगा, अफ्रीकन्स के जीनोम को सीक्वेंस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसे न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट्स हैं, तो उसके बाद ही एनालाइज हम कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट है वो एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ऐसे सीक्वेंस है। इन केस अगर कुछ चेंजेस आ गए ऐसे सीक्वेंस में, तभी वो डिजीज़ेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये जो मैं समझा रही हूँ वो ध्यान से आपने सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो है डीएनए सीक्वेंसर, ठीक है। अब एक नोट करने वाली बात है कि एवरी पर्सन हैव डिफरेंट जीनोम सीक्वेंस, दैट इज़ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वही चीज़ मैंने आपको समझाई। इवन इंडियंस में भी हर एक इंडिविजुअल का न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होता है अरेंजमेंट।
इंडियंस के काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, जैसे ब्लैक हेयर और व्हीटिश कलर ये वगैरह तो सेम होते ही हैं थोड़े बहुत, लेकिन इंडिविजुअली भी डिफरेंट होता है। इंडियंस में भी बहुत डिफरेंस होता है, ऐसे ही सिर्फ इंडियंस नहीं, ऐसे हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो मैंने ये बताया कि एवरी पर्सन हैव डिफरेंट जीनोम सीक्वेंसिंग एक्सेप्ट क्लोन्ड एंड आइडेंटिकल ट्विन। कहने का मतलब अगर आपने क्लोन्ड बेबी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कि हम जैसे मान लो हमारे ही एक कॉपी, क्लोन का मतलब कॉपी, हमारा ही कॉपी एक बेबी को तैयार किया जाए आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लोन्ड बेबी को बनाया जाता है। जैसे हमारे ही सोमैटिक सेल का यूज़ करके जेनेटिक कंटेंट पूरा हमारा होता है 100%। कोई भी 1% का अगर वैसे की वैसी कॉपी तैयार करना हो तो उसी के सोमैटिक सेल का यूज़ करके एक बेबी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसे हम बोलेंगे क्लोन्ड बेबी। तो क्लोन्ड बेबी में ऑब्वियसली उसका जेनेटिक कंटेंट तो सेम ही होगा जिससे उस बेबी को तैयार किया गया हो, तो वो उस इंसान का और उस बेबी का तो जेनेटिक कंटेंट सेम होगा। तो इसमें एक्सेप्शन ये है कि जेनेटिक कंटेंट क्लोन्ड बेबी में सेम ही होगा उस इंसान के साथ। एंड आइडेंटिकल ट्विन, नेक्स्ट वन इज़ द आइडेंटिकल ट्विन। मतलब आपने पढ़ा होगा कि जब एक जाइगोट है, जाइगोट जब दो भाग में या फिर 3 भाग में डिवाइड हो जाता है तो वो ट्विंस में या फिर मतलब 2 या 3 बच्चे होने के, बेबी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो निकला तो एक ही जाइगोट से है, डिवाइड तो एक ही जाइगोट से हुआ है, तो जो जाइगोट के जो जेनेटिक कंटेंट होंगे वो तो भले ही डिवाइड हो गए हों लेकिन होगा तो सेम ही। तो दैट मीन्स जेनेटिक कंटेंट क्लोन्ड बेबी और आइडेंटिकल ट्विंस में सेम ही होगा। अब कुछ और चीज़ें हैं। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया गया वो हम देखते हैं। देखिए 95% ऑफ द डीएनए जिसे हम जीनोम कहते हैं, इस जंक डीएनए, उसको जंक डीएनए को हम बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। अब ये जंक डीएनए क्या होता है? जंक डीएनए एक्चुअली में जो मैंने आपको बताया कि जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, अगर ऐसा सीक्वेंस होगा तो ऐसा फंक्शन करेगा, वैसा सीक्वेंस होगा तो दूसरा फंक्शन करेगा। मतलब कोडिंग के हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कोई फंक्शन ही ना करे, ऐसा डीएनए, ऐसा सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस जो अरेंज तो है, मान लो ये जो एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ज़रूर है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ज़रूर है, लेकिन इसका सीक्वेंस जो कोडिंग है, ये जो कोडिंग है, इसका कोई फंक्शन ही ना हो, हमारी बॉडी में परफॉर्म ही ना कर रहा हो, तो उसको कहते हैं जंक डीएनए। और अगर फंक्शन करे तो उसे हम कहेंगे फंक्शनल डीएनए। तो इसी को हम कहते हैं जंक डीएनए। तो इसका कहना ये है, इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये पाया गया कि 95% हमारे डीएनए में, जो हमारे शरीर में जितने भी डीएनए हैं, 95% जंक डीएनए, और बाकी के जितने भी 5% है ना, 5% वो है फंक्शनल डीएनए। मतलब जंक डीएनए 95% है, और इसी जंक डीएनए को हम बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग क्यों? क्योंकि इसका कोई कोड नहीं है, इसका कोई कोड ना होने की वजह से ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट मीन्स इट्स अ नॉन कोडिंग डीएनए। अब जंक डीएनए क्या है, वही मैंने आपको बताया कि द जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम जीनोम बोलते हैं, विच डज नॉट रिलीजेस प्रोटीन टू एक्ट सर्टन फंक्शन इन द बॉडी। मतलब डीएनए क्या करता है कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को रिलीज करता है जिस वजह से हमारी बॉडी में फंक्शन होने लगता है। ठीक है, जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए हमारी डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन को रिलीज करेगा और फिर बताएगा कि हाँ अब इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाए। ये एक एग्जाम्पल के साथ। अब देखो, क्या एक जंक डीएनए 95% हमारे शरीर में है
तो क्या ये यूज़फुल है जंक डीएनए कि नहीं, ये चीज़ हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ बहुत ही कम फंक्शनल डीएनए है हमारे शरीर में। 95% तो जंक डीएनए ही है, मतलब कोई काम के नहीं है। लेकिन उससे जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें ऐसी जाननी ज़रूरी है कि जो जंक डीएनए होती है ना, उसको फंक्शनल डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि इट्स अ रिजर्वायर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच कैन क्रिएट अ न्यू जीन थ्रू म्यूटेशन। देखो, आपको पता होगा कि हमारी जैसे हमारे हर एक लिविंग बीइंग में म्यूटेशन होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, म्यूटेशन होता रहता है। हमारे डीएनए में म्यूटेशन होता रहता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, हम पहले एप्स थे, मतलब होमोसेपियन थे। उसके बाद धीरे धीरे म्यूटेशन होता गया, हमारे डीएनए में चेंजेस होते गए। उसके बाद हमारी बॉडी में चेंजेस आ गए, तभी हम एक होमोसेपियन के बाद एक मैन, जो एक ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छे इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग के जैसे इवॉल्व हुए। वैसे ही जंक डीएनए जो होता है हमारे शरीर में, वो 95% तो है। सो जो जंक डीएनए होता है, इस जंक डीएनए में कुछ इस तरीके से म्यूटेशन हो जाए कि वो या तो फिर से एक जंक डीएनए में कन्वर्ट हो जाए या फिर एक फंक्शनल डीएनए में कन्वर्ट हो जाए। फंक्शनल डीएनए का मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाए, उसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बन जाए कि हाँ, ऐसे सीक्वेंस में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके हमारी बॉडी में। जैसे हमको पता है ना, फंक्शनल डीएनए हमने पढ़ा था कि ऐसा कोडिंग होगा तो ऐसा फंक्शन करेगा। मान लो उस सीक्वेंस का, उस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कुछ डिफरेंट होगा, तो अगर उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का कुछ कोडिंग हो तो वो दूसरा कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब हर एक सीक्वेंस का अपना कोडिंग होता है और उस कोडिंग के अकॉर्डिंगली फंक्शन को परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। और जब फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल डीएनए। तो जो जंक डीएनए होता है उसका कोई फंक्शन नहीं होता, इवन दो वो न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड जरूर रहते हैं एक सीक्वेंस में, पर उसका कोई कोडिंग नहीं होता कि वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। पर ये जंक डीएनए हो सकता है म्यूटेशन के बाद फंक्शनल डीएनए में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसके न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस है वो इधर उधर हो सकते हैं, एक मीनिंगफुल तरीके से उसका फंक्शन तैयार हो सकता है। या फिर ये जंक जो डीएनए है वो फिर से म्यूटेशन के बाद जंक डीएनए ही रह जाए। हो सकता है इस जंक डीएनए के जो सीक्वेंस हैं वो बदल जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सीक्वेंस में बदल जाएंगे जिसका कोई मतलब ही ना रहे, तो फिर भी वो जंक डीएनए ही रहेंगे। तो कहने का मतलब, जंक डीएनए म्यूटेशन के बाद या तो वो जंक के जंक रहेंगे, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, या फिर फंक्शनल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो जंक डीएनए है उसको हम बोलेंगे रिजर्वायर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच कैन क्रिएट न्यू जीन थ्रू म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन के बाद एक नया जीन तैयार हो सकता है जंक डीएनए से फंक्शनल डीएनए में, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। जैसे आपने सुना होगा होमोसेपियंस, जैसे हम होमोसेपियंस थे, हर एक स्टेजेस में हमारे एवोल्यूशन होता गया, मतलब हमारे डीएनए में चेंजेस आते गए। डीएनए में चेंजेस आते गए मतलब हमारे जो जंक डीएनए है उसमें कुछ कुछ ऐसे चेंजेस आए जिस वजह से हमारी बॉडी में एवोल्यूशन होने लगा और हम होमोसेपियंस से एक मैन, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक अच्छे इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग की तरह हम इवॉल्व हुए। तो ये एक रीज़न है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कैसे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो यही कैट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कैट, CAT, ठीक है। कैट का एक मतलब होता है, मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग है। मान लो कैट की जगह पे T हटा के R लगा दो तो भी मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग निकल के आता है। लेकिन
आर के जगह पे एस लगा दो, ज़रूरी नहीं आखिरी के वर्ड गया, सी को ही हटा के कुछ और वर्ड लगा दो, तो कैस का मतलब कोई मीनिंग नहीं निकल के आता। दैट मीन्स इंग्लिश का कोई वर्ड ही नहीं निकल के आता। तो उसका मतलब ये जंक डीएनए है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा, पर हो सकता है कि ये जो जंक डीएनए है बाद में म्यूटेशन के बाद ऐसा हो सकता है कि एस हटा के वापस कुछ कोई और मतलब का वर्ड निकल के आ जाए, जैसे कैट ही वापस आ जाए, या फिर कोई ऐसा अक्षर आ जाए जिससे उसके मीनिंग डिटरमाइन हो जाए। तो जंक डीएनए म्यूटेशन के बाद चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि वो फंक्शनल डीएनए में कन्वर्ट हो जाए, तो जंक डीएनए जब म्यूटेशन होता है तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो रिजर्वायर में पड़े हुए जेनेटिक मटेरियल है जो काम के नहीं है, म्यूटेशन के बाद कुछ ऐसे स्पेलिंग एरर्स वाले जो कहते नहीं स्पेलिंग एरर्स है, कुछ स्पेलिंग एरर्स में से अगर मान लो कुछ हटा दिया जाए, कुछ अल्फाबेट्स जिसका मतलब निकल के आ जाए, तो म्यूटेशन के बाद ऐसे मतलब निकल के आने वाले डीएनए को बोलेंगे फंक्शनल डीएनए, और वो न्यू जीन बन जाएंगे हमारे। एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि अभी हमने पढ़ा क्या था कि जो जंक डीएनए है उसमें म्यूटेशंस होंगे तो हो सकता है एवोल्यूशन होगा, लेकिन म्यूटेशन को तो ये नहीं पता कि कौन सा जंक डीएनए है और कौन सा फंक्शनल डीएनए है। तो म्यूटेशन कोई भी डीएनए में हो सकता है, फंक्शनल हो या जंक हो, लेकिन अगर मान लो फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन हो जाए तो functional mutation in functional DNA, that is sequence in nucleotide, is dangerous and can have health issues or diseases। मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस अगर फंक्शनल डीएनए के अंदर जो है वो चेंज हो जाए तो इस केस में हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं। मान लो कोई डिजीजेस आ जाए, कोई जेनेटिक डिजीजेस का डिस्कवर हो जाए, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं वो फंक्शंस तो प्रॉपरली हो रहे हैं, लेकिन अगर उस फंक्शनल डीएनए में कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो हो सकता है डिजीजेस आने के चांसेस हो, कुछ हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हो। लेकिन म्यूटेशन इन जंक डीएनए कॉजेस एवोल्यूशन। जब जंक डीएनए में कुछ जंक डीएनए के अंदर के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आए तो या तो वो जंग रह जाएंगे या फिर म्यूटेशन के बाद वो फंक्शनल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एवोल्यूशन। तो वो डेंजरस नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी जंक था, फंक्शनल नहीं था, हमको हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड मतलब फंक्शन नहीं था वो तो जंक होने के वजह से कुछ चेंजेस आ भी जाए, फंक्शनल डीएनए में कन्वर्ट हो भी जाए तो वो एक बेनिफिट है, वो एवोल्यूशन की तरफ हमको लीड करती है, डिजीजेस नहीं लाती। तो आप सोच के देखिए कि इज इट गुड टू हैव जंक डीएनए इन अवर बॉडी। हमने अभी पढ़ा कि हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 95 to 99% जंक डीएनए पाए जाते हैं और बाकी 1% और 1 या 2% ही हमारे शरीर में फंक्शनल डीएनए पाए जाते हैं। तो इज इट गुड टू हैव जंक डीएनए इन आवर बॉडी? क्या इतने अमाउंट में जंक डीएनए पाए जाना अच्छी बात है? यस, अच्छी बात है। क्यों? ये एक एडवांटेज है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जंक डीएनए इन आवर बॉडी द साइड इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन आर वेरी लेस। क्यों? मतलब कि कहने का मतलब जंक डीएनए हमारी बॉडी में 95 to 99% है और लेस देन 1% या लेस देन 2% ही फंक्शनल डीएनए हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो चांसेस सबसे ज़्यादा म्यूटेशन होने का कौन सा डीएनए में है? जंक डीएनए में, क्योंकि जंक डीएनए ही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो चांसेस जंक डीएनए में है म्यूटेशन होने के ज़्यादा एज कम्पेयर टू फंक्शनल डीएनए। इसकी वजह से हमारी शरीर में डिजीजेस आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे और एवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये एक एडवांटेज है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इट्स जस्ट लाइक कि डिजीजेस नहीं होती, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जंक डीएनए के इतने एक्सेस अमाउंट होने के वजह से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
सो यही चीज़ मैंने लिखा है, हाउ, ये कैसे हो सकता है कि जंक डीएनए हमारे शरीर में होना एक एडवांटेज है. As 95 to 99% of the DNA is junk, therefore chances of getting mutation in junk is more, that is 99%. मतलब म्यूटेशन होने के चांसेस जंक में ज़्यादा है क्योंकि जंक डीएनए 99% अप्रॉक्सीमेटली है. एंड चांसेस ऑफ गेटिंग म्यूटेशन इन फंक्शनल डीएनए इज, जो फंक्शनल डीएनए है वो हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 1% है. तो चांसेस म्यूटेशन के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जंक डीएनए. दैट्स वाई हमारी बॉडी में जो जंक डीएनए है वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम जेनेटिक डिसीजेस, मतलब जेनेटिक डिसीजेस होने से हमको बचाती है जंक डीएनए. वही चीज़ लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसीजेस फ्रॉम म्यूटेशन इज वेरी लो. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो मतलब कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मिला कि मतलब हमारे शरीर में जंक डीएनए है, हमारे शरीर में कुछ फंक्शनल डीएनए है, म्यूटेशन कैसे होता है, उसके वजह से एवोल्यूशन कैसे होता है, फंक्शनल डीएनए में अगर म्यूटेशन हो तो क्या होता है, और क्या अच्छा होता है क्या जंक डीएनए हमारी बॉडी में. ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी ना अभी तक, ये ऑब्जर्वेशंस हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के. ठीक है, तो मैं इसलिए आपको इतना समझा रही थी कि ये ऑब्जर्वेशंस क्या क्या निकल के आए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, वही मैंने आपको समझाया. सो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को देख लिया है, मतलब कुछ उसकी डिटेल्स को समझ लिया है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह. अब कुछ और एप्लीकेशंस हैं वो भी देख लेते हैं. उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि एक जीनोम जो होता है, जैसे हमने पढ़ा था, उसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. तो एक जीनोम में कितने जीन्स पाए जाते हैं, अगर कोई एग्जाम में पूछ ले तो 30,000 जीन्स पाए जाते हैं एक जीनोम में. एक जीनोम में 30,000 जीन्स पाए जाते हैं. और आपको पता है एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स. दैट मीन्स 23 क्रोमोसोम्स टोटली, उसमें कितने जीन्स पाए जाएंगे, 30,000 जीन्स, क्योंकि 1 जीनोम इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम. पर अगर पूछा जाए कि 1 क्रोमोसोम में कितने जीन्स पाए जाएंगे, तो 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 30,000 जीन्स डिवाइडेड बाय 23. आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा. तो अगर एक सेल की बात करें, एक सेल में कितने जीन्स पाए जाएंगे, तो आपको पता है कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 23, 46 टोटल. एक 1 सेट फ्रॉम द मदर एंड अदर सेट फ्रॉम द फादर. अगर आप जानते हो तो मैं जस्ट एक बेसिक्स बताई हूँ. तो एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. दैट मीन्स 2 जीनोम पाए जाते हैं एक सेल में. कैसे? एक जीनोम में होते 23 क्रोमोसोम्स, तो 46 क्रोमोसोम्स में कितने जीनोम होंगे, 2 जीनोम होंगे. दैट मीन्स एक सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो दैट मीन्स 2 जीनोम पाए जाएंगे एक सेल में. और अगर जब 2 जीनोम एक सेल में पाए जाएंगे तो उसमें कितने जीन्स पाए जाएंगे, 60,000 जीन्स पाए जाएंगे. कैसे? 30,000 जीन्स होते हैं एक जीनोम में, 2 जीनोम हो गए तो 60,000 जीन्स. और इसी 60,000 जीन को हम बोलेंगे 30,000 जीन पेयर्स. मतलब हम जीन पेयर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो डीएनए, जो जेनेटिक कंटेंट है, वो मदर और फादर दोनों से कंट्रीब्यूट किया जाता है. दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तभी हमारा जेनेटिक मटेरियल बनता है. तो 30,000 जीन जो होती है वो मदर देती है और 30,000 जीन फादर देते हैं. दोनों का कंट्रीब्यूशन मिल के 30,000 जीन का पेयर बनता है. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 60,000 जीन्स हम बोल सकते हैं. अब कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? 2003 में कंप्लीट हुआ. एक्चुअली ये 1990 में शुरू हुआ था. उसके बाद सभी कंट्रीज़ के लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई. बहुत सारे लोगों के सैम्पल टेस्ट करके जीनोम सीक्वेंसिंग हुई ताकि पता लगा सके कि अलग अलग कंट्रीज़ के उनके जीनोम सीक्वेंसिंग कैसी होगी. मतलब उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग
साइंटिस्ट को पता चला कि हाँ ऐसे सीक्वेंस होने की वजह से उनके हेयर ऐसे कलर के हैं, उनके फीचर्स ऐसे कलर के हैं, मतलब ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे पर्सनैलिटी है, क्योंकि उनकी डाइवर्स जेनेटिक कंटेंट होने की वजह से उनको हर एक पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लोग डाइवर्स पर्सनैलिटी है, उनकी फीचर्स अलग है, पर्सनैलिटी अलग है। क्यों? क्योंकि उनके जेनेटिक कंटेंट डिफरेंट है, उनकी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंट है डीएनए के अंदर। तो उसको रीड करके हम समझ सकेंगे कि हाँ ऐसे सीक्वेंस होने की वजह से उनकी पर्सनैलिटी इस तरीके से है, उनके फीचर्स ऐसे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट का काम भी यही था कि उनके जेनेटिक कंटेंट को, उनके पैटर्न को समझे और एनालाइज करे कि हाँ ऐसे ऐसे फीचर्स होती है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? दीज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट हेल्प टू डिजाइन मेडिसिन प्रिसाइसली। ये एक एप्लीकेशन है। एक बार एनालाइज कर लिया, एक बार साइंटिस्ट लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया, उसके बाद समझ में आता है कि हाँ ये ऐसे कंट्रीज वालों के जीनोम सीक्वेंसिंग ऐसी है तो उनके मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली बनेंगे। जैसे इंडियंस के होंगे तो इंडियंस की मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। इवन दो कि इंडियंस के सभी के जीनोम सीक्वेंसिंग सेम नहीं होते, इंडिविजुअली भी हमारे डीएनए डिफरेंट है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज होती है जो हमें इंडियंस में सिमिलैरिटी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे हेयर ब्लैक हैं, हमारे ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो वो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होने की वजह से ये बोल सकते हैं कि हाँ कंट्री वाइज कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ कुछ जीनोम सीक्वेंसिंग सिमिलर है, बट इंडिविजुअली हमारे डीएनए परफेक्टली मैच नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ सीक्वेंस तो डिफरेंट होगा ही। बट फिर भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सारे कंट्रीज के लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग करके अकॉर्डिंगली मेडिसिन बना सके, प्रिसाइसली उनके हिसाब से बना सके मेडिसिन को, ये भी एक एप्लीकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इससे फायदे हो सकते हैं। और नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स जेनेटिक कंटेंट। वही चीज मैंने आपको बताया कि हमारे पर्सनैलिटी, हमारे फीचर्स डिफरेंट है पूरे वर्ल्ड के लोगों के, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइवर्स जेनेटिक कंटेंट, इवन दो दिखने में भी नहीं, हमारे बॉडी के अंदर के भी जेनेटिक पैटर्न्स भी डिफरेंट होंगे, तो उसकी डाइवर्सिटी को समझने के लिए भी सीक्वेंस करना जरूरी है इन फ्यूचर, ताकि कभी भी ऐसे कोई जेनेटिक डिजीजेस डिस्कवर करे तो हमें पता चले कि हाँ, जैसे मान लीजिए अफ्रीकन्स हैं, अफ्रीका में कोई भी ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस डिजीजेस नए नए डिस्कवर किए जाते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि अफ्रीकन्स का पहले सीक्वेंसिंग किया जाता है। तो इन केस कुछ ऐसे सीक्वेंस गलत निकल के आए, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक मैंने बोला, तो इधर उधर सीक्वेंस के हो जाने की वजह से भी फंक्शनल डीएनए में, आपने पढ़ा था ना, फंक्शनल डीएनए में सीक्वेंस जो मतलब इधर उधर हो जाते हैं म्यूटेशन के बाद, तो डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं, उसे जेनेटिक डिजीजेस बोलते हैं। तो इस तरीके के डिजीजेस को हम डिस्कवर कर सकते हैं, उसके लिए सीक्वेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, कैन डिस्कवर न्यू डिजीजेस थ्रू जीनोम सीक्वेंसिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज फार्माकोजेनोमिक्स, मतलब वही चीज कि कंट्री के अकॉर्डिंग या फिर इंडिविजुअली भी जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसके हिसाब से हम मेडिसिन, साइंटिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जनरल तरीके से मेडिसिन बनाने से अच्छा है सीक्वेंसिंग करके अकॉर्डिंगली मेडिसिन तैयार करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीनोम एशिया 100 के। इस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा ही एक और एशिया का जीनोम प्रोजेक्ट है, उसका नाम है जीनोम एशिया 100 के। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं जितनी भी एफर्ट करूँगी, अगर आप मेरे को थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे मुझे बहुत ज़्यादा
मोटिवेशन मिलेगा ताकि इससे बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड करके दूँ। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरा कंटेंट आपको सच में पसंद आया हो तो। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।